अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज टॉप स्टोरीज है। महंगाई पे शहबाज हुकूमती इत्तेहाद ने लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM भी इन बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ अब सियासी तौर पर बाहर निकलने का ऐलान कर रही हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात होगी। उसके बाद 90 दिन में इंतखाबात। पीपल्स पार्टी ये चाहती है, लेकिन उनके पास ऑप्शंस क्या हैं? खुर्शीद शाह साहब प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ होंगे। आखिर में फातिमा कत्ल केस में ताकतवर बासर अफराद दोबारा कानून की गिरफ्त से छूटने जा रहे हैं। इस पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे सूबाई वजीर। आगाज करते हैं। सबसे पहले बात होगी बिजली बिलों में इजाफे और जो टैक्सेस लगे हैं उसके बाद अवाम के रद्द-ए-अमल की। जो इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट है, ना ही उनका मैंडेट है, ना ही उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन चूंकि इतने ज्यादा मुजाहरे हो रहे हैं, शहर शहर में लोग बाहर निकल रहे हैं, तशवीश बढ़ रही है, इस मुल्क की जो वर्किंग क्लास है वो अपने अगले महीने के बिजली के बिल कैसे देगी, सबके ज़हनों में एक ही सवाल इस वक्त है। सो निगरान वजीर आजम साहब ने आज एक मीटिंग की। उसके बाद जो उनका रद्द-ए-अमल सामने आया, उन्होंने एक ट्वीट के जरिए उसका इजहार किया। उन्होंने कहा कि आज मुनक्किदा इजलास में पावर डिवीजन ने उन्हें ब्रीफिंग दी है। मुख्तलिफ विफाकी वुज़रा समेत सेक्रेटरीज ने शिरकत की है। जिसमें इसका ऑपरेटिव पार्ट है वो ये है कि मुख्तलिफ सरकारी मुलाजमीन को मुफ्त यूनिट्स के मामले पर भी तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली गई है। सरकारी दफातर में बिजली के इस्तेमाल में कमी के लिए फौरी इकदाम किए जाएंगे। कल सूबों के साथ भी मुशावरत की जाएगी। निगरान हुकूमत अपने मैंडेट के अंदर रहते हुए जल्द अज जल्द अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने की कोशिश करेगी। अभी कितना मैंडेट है और कितना इख्तियार है ये हमें देखना होगा, लेकिन बहरहाल ये मसला बहुत ज्यादा गंभीर होता जा रहा है और ये ऐसा होना ही था। जैसे कि खदशात पहले जाहिर किए जा रहे थे, अब इतनी आसानी से वो तमाम सियासी जमातें जिन्होंने इक्तदार के मजे लूटे हैं गुज़श्ता सवा साल, अपने आप को डिस्टेंस नहीं कर सकती। हमने देखा कि PMLN के अंदर से आवाजें उठ रही हैं। MQM पाकिस्तान जो कि इस इत्तेहाद का एक कलीदी हिस्सा थी, आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हमारे वजीर आजम होते तो फैसले कुछ मुख्तलिफ होते, लेकिन अवाम इतने बेवकूफ नहीं है। ये सारे फैसलों की जॉइंट ओनरशिप लेनी होगी। काबीना से तौसीक होती थी। PMLN इन तमाम मामलात में पॉलिसी के हवाले से लीड करती थी, बाकी जमातें उनके हाथ मजबूत करती थी। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन तमाम डिसीजन से लाताल्लुकी या डिस्टेंस इख्तियार करने की पहली कदम उठा रहे हैं लोग, ये मेरा ख्याल है इतनी आसानी से अब इसको वोट में जब लेने जाएंगे लोग इनको माफ नहीं करेंगे। क्या कह रहे हैं हुकूमती साबिका इत्तेहादी जो इक़्तिदार में साथ थे और अब किस तरह से एक एहतजाज कर रहे हैं। अवाम का गुस्सा और गैज़ो गज़ब चूंकि बढ़ रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता इन तमाम फैसलों से डिस्टेंस कर रहे हैं। आबिद शेर अली साहब जैसे आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, काश ऐसे ही सवालात इन्होंने अपनी क़ियादत से उस वक्त पूछे होते जब वो इक़्तिदार में थे, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं किया। फारूक सत्तार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PDM दोनों इत्तेहादी हुकूमतों के हिस्सेदार थे। इस तरह के सवालात के क्या ये IMF के साथ शराइत में शामिल है, ये कैबिनेट में पूछते तो शायद उनको आज टेलीविजन के ऊपर पूछने की जरूरत पेश ना आती। फैसल करीम कुंडी साहब की वो काबीना जो कि तौसीक करती थी इन तमाम फैसलों की, उसको चाहे बिलावल भुट्टो साहब उसमें वजीर आजम ना हो, लेकिन एक मजबूत तवाना अपना वजन जरूर पीपल्स पार्टी ने उन फैसलों के पीछे डाला हुआ था। सो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और ये बयानात भी इस वक्त अब मायने नहीं रखते। ऐसा इकबाल साहब से जाहिर सी बात है अब जब सवालात पूछे जाएंगे तो चूंकि जवाब उनके होते नहीं है। एक टेलीविजन टॉक शो में मसूद रजा साहब ने उनसे जब इनसे मुतालिक सवालात पूछे तो वो नाराज हो गए और उठकर चले गए। 8 मिनट सिर्फ आपने गुफ्तगू की है, मैंने सिर्फ सुना है। आई डोंट नीड टू आर्गू विथ यू बिकॉज आपका हक है कि आप यहां पे चार्जशीट करें और किसी को जवाब ना दे रहे। सर जवाब दीजिए सर प्लीज। एहसान इकबाल साहब उठ चुके हैं, प्रोग्राम में अब मौजूद नहीं हैं। सिंपल से सवाल, अवामी सवाल, उनकी कारकर्दगी के हवाले से सवाल। सबसे ज्यादा कमाल तो ख्वाजा आसिफ की ट्वीट का है जो उन्होंने आज की। वो जो तमाम मशवरे उनको हुकूमत में बैठकर अपनी हुकूमत को देने चाहिए थे, बड़े कन्वीनियंटली आप अपोजिशन में बैठकर ट्वीट कर देते हैं। वो कहते हैं जी कि IMF को अप्रोच करना चाहिए है, रिलीफ की हद 200 यूनिट से बढ़ा के 300 यूनिट करनी चाहिए है। 17 ग्रेड से ऊपर तमाम हुकूमती इदारों में मुफ्त बिजली की रायत खत्म होनी चाहिए है। इस वक्त वफाकी हुकूमत 900 अरब से जायद सब्सिडी चोरी, कम अदायगी और लाइन लॉसेस को कवर करने के लिए पावर सेक्टर को अदा करती है। यही रकम आम सारिफ को सस्ती बिजली मुहैया करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। नेट मीटरिंग, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां आसानी से कस्टमर को मुहैया नहीं करती। ये रवैया तब्दील होना चाहिए, इससे भी चोरी कम होगी। ये सारी बातें ख्वाजा आसिफ साहब को आई एम श्योर अपने इक्तदार के दौरान भी मालूम होंगी। तो उन्होंने 17 ग्रेड से ऊपर तमाम हुकूमती इदारों में मुफ्त बिजली की जो पॉलिसी है इसको चेंज क्यों नहीं किया?
IMF को अप्रोच क्यों नहीं किया आपकी गवर्नमेंट ने? कि आप ये मशवरे उस वक्त दे रहे थे तो कोई सुन नहीं रहा था, और अब जो मशवरे दे रहे हैं तो ये कौन सुन रहा है जिसको आप ये बात कह रहे हैं? इसी तरीके से जो पावर कंपनीज को ये सारे पॉलिसी में तब्दीली लानी है, क्या आपने उस वक्त ये कोशिश की? अगर की तो फिर कामयाब क्यों नहीं हो सकी? और 200 यूनिट से बढ़ के 300 यूनिट की जो रिलीफ की हद थी, ये आप क्यों नहीं दे सके अपनी हुकूमत के अंदर? क्या आपने ये फोर्सी नहीं किया था कि 2 महीने बाद जो मुआहदे हैं और जिस तरीके से डॉलर की कीमत और ये इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है तो ये बिल लोग लेकर आएंगे और उस वक्त आपको इलेक्शन से पहले लोगों की बात सुननी होगी? सो ये बैठकर ऑपोजिशन के अंदर ये खूबसूरत ट्वीटें लिखना, खूबसूरत मशवरे देना बड़ा आसान है। जब इक्तिदार में थे तो उसमें से कितने कॉन्क्रीट स्टेप्स या लिए हैं या लेने की कोशिश की है, जरा ये बता दीजिए ख्वाजा आसिफ साहब हमें। अब जो बाकी इत्तेहादी हैं जी, ANP एमल वली खान साहब ने खुद भी एक ट्वीट की है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान में बिजली के हवाले से गैर आईनी इकदामात किए जा रहे हैं। अगेन इसमें कुछ भी गैर आईनी नहीं है, ये तमाम वो निगोसिएशंस है जो मुआहदों पे है IMF के साथ, जो तमाम मुआहदों के बाद ये कीमतें तय होती हैं और ये शर्तें मानी जाती हैं, उस हुकूमतें इसको कमिट करती हैं और फिर आपको उन तमाम कमिटमेंट्स को पूरा करना होता है। वो मजीद कह रहे हैं जी कि 6000 मेगावाट बिजली पैदा करने वाले सूबे के अवाम के साथ ये ज्यादती और जुल्म हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सारी पॉलिटिकल पोस्चरिंग है। जो मौजूदा सेटअप से पहले हुकूमत थी उसमें तमाम फैसलों के ये तमाम लोग उस वक्त हिस्सेदार हैं। जमीयत उलमा इस्लाम की जो प्रेस रिलीज आई है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। शुरू में उन्होंने जो भी अपनी रेगुलर बात की कि जी बिजली और पेट्रोल के नर्ख खजाब बन के नाजिल हुए वगैरह वगैरह वगैरह, हुकूमत ने संजीदगी का मुजाहरा ना किया तो शिकस्त खोरदा सियासतदान फायदा उठा सकते हैं। तर्जुमान JUI यानी कि जाहिर सी बात है इसमें वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ हिंट कर रहे हैं कि अगर ये सब कुछ होता रहा तो उसका सियासी फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठाएगी। सो जमीयत उलमा इस्लाम का इस वक्त ये कंसर्न है। बाकी किस लोग ने इस इशू पे ट्वीट नहीं की? नवाज शरीफ साहब की फिलहाल इस हवाले से कोई बयान मेरी नजर से नहीं गुजरा, अगर है तो करेक्ट करा दीजिए। मरीम नवाज साहिबा ने A-लेवल्स के पेपर्स के हवाले से कुछ अरसे पहले ट्वीट की थी, जो महंगाई और एक बिजली की कीमतों के बारे में ट्वीट मेरी नजर से नहीं गुजरी। बिलावल भुट्टो साहब ने अभी इस पे खामोश हैं, उनकी पार्टी ने कुछ थोड़ी बयानबाजी जरूर की है। अब ये मामला ऐसे खत्म नहीं होगा। एहसन इकबाल साहब जैसे और बहुत सारे जो जिम्मेदार गुजरा थे, जो कि हेल्म ऑफ द अफेयर्स में थे, उस वक्त वो कहते थे कि जो भी फैसले होंगे इनकी जो सियासी जिम्मेदारी है इत्तेहादी हुकूमत होते हुए सबको उठानी होगी, उसके नुकसानात, उसके फायदे, उसकी तमाम कॉस्ट जो है वो सबको अदा करनी होगी। बजट की तैयारी के मौके पर भी तमाम कोलिशन पार्टनर्स को शरीक रखा गया और उन सब की इत्तफाक राय से बजट की मंजूरी दी गई। और जब फैसले इत्तफाक राय के साथ किए जाते हैं तो वो सबकी जिम्मेदारी होती है कि सब उन फैसलों का पहरा दें। इस सारे मामले में PMLN का डिलेमा यह है कि उनके जो साबिक इत्तेहादी थे गवर्नमेंट के, वो भी आहिस्ता आहिस्ता लाताल्लुकी इख्तियार कर रहे हैं जो पिछले डिसीजंस किए गए, खास तौर पे मईशत के हवाले से। ख्वाजा आसिफ साहब से जब इंटरव्यू में पूछा गया कि इलेक्शन करीब हैं तो उसमें अवाम को दिखाने के लिए आपके पास क्या है, तो उन्होंने एडमिट किया कि फिलहाल उनके पास कुछ है नहीं लोगों को दिखाने के लिए इलेक्शन से पहले। डॉलर आज ही 300 क्रॉस कर गया इंटरबैंक के अंदर। जो हालात के ऊपर छोड़ के गई है PDM की गवर्नमेंट, महंगाई के हवाले से, डॉलर के हवाले से, पेट्रोल की कीमतें, सारा दुरुस्त है। आपकी बात दुरुस्त है। मैं इत्तेफाक करता हूं कि हमारे पास कोई ऐसा जो क्या कहते हैं रिपोर्ट कार्ड नहीं है जो हम दिखाएं जाके। सो इलेक्शन 90 दिन बाद होंगे, 120 दिन बाद होंगे या उसके बाद होंगे? अपेरेंटली उसके बाद एक बयानिए की जरूरत भी होगी PMLN को। वो बयानिया क्या होगा, इस समेत बहुत सारे और सवालात हैं जिनका हम जवाब लेने की कोशिश करेंगे। सेंटर इरफान सिद्दीकी साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, बहुत शुक्रिया सेंटर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो सर ये आज इत्तेहादियों ने, पीपल्स पार्टी ने थोड़ी देर पहले कहा, फिर MQM ने कहा, ये जो मईशत के हवाले से टफ फैसले हैं, पीपल्स पार्टी कहती है कि बिलावल साहब अगर वजीर आजम होते तो मुख्तलिफ होते और शायद ये हालत ना हो, तो आहिस्ता आहिस्ता दूरी इख्तियार कर रहे हैं आपके जो साबिक इत्तेहादी। लगता है इस पूरे मामले का अकेला बोझ कहीं PMLN को ना उठाना पड़ जाए। बहुत शुक्रिया मारिया। ये कोई ऐसी मेरा ख्याल है कि नाकाबिल फहम बात नहीं है। इत्तेहादी एक खास वक्त के लिए मिलते हैं और उसके बाद जब इंतखाबात का मैदान सजता है तो सभी मैदान में होते हैं, अपने अपने मंशूर के मुताबिक, अपनी अपनी जो उनका नैरेटिव है उसके मुताबिक इलेक्शन लड़ते हैं, एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, एक दूसरे के हलकों में
मद्दे मुकाबिल खड़े होते हैं और अपनी अपनी बात करते हैं। ये कोई अनहोनी बात नहीं है। ये मत सोचिए कि कल तक अगर ये इत्तेहादी थे तो वो 13 की 13 जमातें जब इलेक्शन में जाएंगी तो वही बातें करेंगी जो वो इलेक्शन से पहले या इत्तेहाद के दौरान कर रही थी। इख्तलाफात आएंगे, वो कानून साजी इकट्ठी करती रही हैं, लेकिन आज जब बात पड़ेगी तो वो उस कानून से भी कहेंगे जी कि मैं तो इसके खिलाफ था। इन बातों को मैं अहमियत नहीं देता और हमें भी किसी को भी अहमियत नहीं देनी चाहिए। ये इंतखाबी सियासत का तकाजा और इससे किसी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। लोग इतने मेरा ख्याल है नादान नहीं होते जो ये समझते हैं कि जी जब एक देग पकी हुई थी और बिरयानी आप खा रहे थे और बिरयानी की अच्छी अच्छी बोटियां भी आप खा रहे थे और अब जब वो बोटियां आप खा चुके हैं और बिरयानी की देग खाली हो चुकी है और आप बाहर निकल आए तो आप कहते हैं जी कि मेरा इससे क्या ताल्लुक है, मेरा तो कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं था, ये तो कोई और कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है ऐसा हमारे। लेकिन सर ये इलेक्शन ईयर है, अब फॉर एग्जांपल बड़ा क्लियरली ये टोन जो सेट कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी की बात कर लें, जब वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाएंगे तो वो कहेंगे कि जो महंगाई है ये पीएमएलएन की वजह से है। उन्होंने वो स्टेज सेट कर दिया ना। जवाबी बयानिया पीएमएलएन के पास क्या होगा ये जब ये इलेक्शन में जाकर जब आपने ये बयानियों की जंग लड़नी है ना, तो फिर क्या होगा आप लोगों के पास उस वक्त? जी मैं अर्ज करता हूं, पीएमएलएन की हुकूमत 2018 में खत्म हो गई थी। उसके बाद पीएमएलएन की हुकूमत आज तक नहीं आई। अगर एक वजीर आजम का ताल्लुक पीएमएलएन से था तो वो पीएमएलएन की हुकूमत नहीं थी। उसमें आपको पता है कि 13 जमातें भी थी और कौन कितने बड़े बड़े ओहदों पर फायज थे और किस तरह की एक कंप्रोमाइज्ड गवर्नमेंट चल रही थी और किस तरह सारे फैसलों में सब शरीक होते थे। इसलिए ये कहना कि पीएमएलएन की हुकूमत थी ये तारीखी गलती भी है और हकायक की गलती भी है। हमारी हुकूमत तो 2018 में खत्म होगी और हमारा वही बयानिया है। आज भी अगर हम अवाम के पास जाएं तो हम ये कहेंगे कि आप पूछें, उनका गिरेबान पकड़ें जिन्होंने एक शख्स की दुश्मनी में आपको इस जहन्नुम के अंदर धकेल दिया है। वो शख्स तो 2018 में आपको लोड शेडिंग फ्री पाकिस्तान दे के गया, 13 से लेके 15 रुपए यूनिट छोड़ के गया था। वो 13 रुपए और 15 रुपए यूनिट और 9 रुपए यूनिट थी जो 300 से कम थे। हमारा ये नैरेटिव है। यहां तक किसने आपको पहुंचाया? हमने पहुंचाया या उन्होंने जो 4 साल तक यहां कर्रोफर से बैठे रहे, 1 मेगावाट बिजली पैदा नहीं की, गर्दशी कर्जे 2 चंद कर दिए, लाइन लासेज 2 चंद कर दिए। तो ये बात नहीं है। हमारे पास नैरेटिव है और मुस्लिम लीग नून के पास एक ही नैरेटिव होता है हमेशा से। सही। वो ब्लेम गेम में नहीं पड़ते। वो ये कहते हैं कि ये है हमारी कारकर्दगी। किसी और ने अगर 13,000 मेगावाट बिजली बनाई है तो वो बताए। चाहे वो लेकिन 1.5 साल का जो 1.5 साल के जो फैसले हैं, मेरी बात पूरी करने देना। जी 1.5 साल के जो फैसले हैं सर, जिसके अंदर वजीर आजम का ताल्लुक पीएमएलएन से चले, कोalition गवर्नमेंट है, वजीर खजाना पहले मिफ्ता इस्माइल साहब आते हैं, ताल्लुक उस वक्त पीएमएलएन से था, फिर इसहाक डार साहब आते हैं, आपने बीच मंझधार में अपने घोड़े तब्दील किए और उनको लेकर आए ताकि रिलीफ देने की बात की जा सके। तो सर क्लियरली जो सिंबॉलिकली ये तमाम फैसले तो पीएमएलएन की लोगों ने लिए, फेस तो वही है। सिंबॉलिकली मारिया किसी के भी मत्थे आप जड़ दें। मामला ये होता है कि जब किसी बिल्डिंग में आग लगी होती है, उस आग को बुझाना आपकी पहली प्रायोरिटी होती है। कोई बाल्टी भर के लाता है, कोई टैंकर ले आता है, कोई पाइप पकड़ लेता है। ये तो फायर फाइटिंग जो हम लोग करते रहे, ये तो 4.5 साल का जो किया धरा था, हम तो उसके साथ लड़ते रहे 3.25 साल का। हमें आईएमएफ के साथ वो कहाँ छोड़ के गए हैं, हमारा रुपया कहाँ छोड़ के गए हैं, हमारा जीडीपी कहाँ छोड़ के गए हैं, हमारा गर्दशी कर्जा कहाँ छोड़ के गए हैं, हमारा जो ओवरऑल कर्जा है जितना हमने पूरे 76-75 सालों में नहीं लिया, इतना वो 4 सालों में छोड़ के चले गए हैं। तो हम तो उस सैलाब से लड़ते रहे, उस सुनामी से लड़ते रहे, उसके आगे बंद बांधने की कोशिश करते रहे। ये कोई कारकर्दगी दिखाने के 16 महीने नहीं थे, ये तो फायर फाइटिंग के 16 महीने थे और वो हमने कामयाबी से की है। हम जब जाते हैं, यानी मुस्लिम लीग नून का ये मेरा ख्याल है कि हमेशा से ये नैरेटिव रहा है, वो अपने कामों की फहरिस्त लेके अवाम के पास जाती है और बताती है ये जिस मोटरवे पे जाती हो ये किसने बनाई थी, ये कारखाने किसने लगाए थे, ये सी पैक कौन लेके आया था, ये एटमी धमाके किस। हम तो हमारा नैरेटिव कल भी यही था, हमारा नैरेटिव आज भी हम कहते हैं। अब देखें ना, आज बांग्लादेश की मिसाल दी जा रही है, आज इंडिया की मिसाल दी जा रही है जी कि वहां बिजली इतनी है और वहां बिजली इतनी है। कोई पूछे कि हसीना वाजिद बैठी हुई हैं
15 साल से उसको तो किसी ने नहीं छोड़ा। Political छेड़ा stability। उसने 15 साल में अपने सुन ले मेरी दलील है ना, उसने 15 साल में अपने काम अपने मनसूबे मुकम्मल किए और बांग्लादेश को यहाँ ला के खड़ा किया। मोदी बैठा हुआ है पिछले 9 साल से, वो अपने मनसूबे मुकम्मल कर रहा है। आप एक कारकर्दगी दिखाने वाला, मुल्क को अंधेरों से निकालने वाला, बिजली लाने वाला, दहशतगर्दी खत्म करने वाला, सरमायाकारी लाने वाला एक वजीर आजम आता है, आप उसे बाहर निकाल के फेंक देते हैं, तो फिर भुगते ना हम लेकिन इरफान साहब फिर तो ये बड़ा जबरदस्त बयान है सर, ये जबरदस्त बयान है जो आपने पूरा इस वक्त बताया, तो इसको लेकर फिर फौरी इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं पीएमएलएन जा रही? पीपल्स पार्टी कह रही है 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो, मेंगल साहब ने कह दिया फौरी इलेक्शन। आप क्या लग रहा है कि आपकी जमात टाइम बाय करी? वो टाइम बाय किस लिए कर रही है अगर आपके पास बयानिया भी तैयार है, आपके पास घोड़े भी तैयार है? आम कोई देखना, ये तो आपका मफरूजा है, आप कोई भी मफरूजा इख्तियार कर लें, हम कोई टाइम बाई नहीं कर रहे हैं। हमारा जो बयानिया है वो आज भी यही है। अगर इलेक्शन अक्टूबर में होते हैं तो भी यही है, नवंबर में होते हैं तो भी यही है। तो किसी और के दामन में कोई चीज है तो बताए। पीटीआई ठीक है, जज्बात के नारे लगा ले, कुछ और चीजें कैश करा ले, लेकिन अगर कोई एक भी कारहाय नुमाया में से कोई एक काम उसके पहलू में है या उसके पलड़े में है या उसकी बुक्शी में है तो वो बताए कि जी मैंने ये किया है। हम बताएंगे, पीपल्स पार्टी बताए, सब बताएं और फिर अवाम पे छोड़ देते हैं। तो सर फिर 90 दिन के इलेक्शन की तरफ चल जाए ना, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने कल भी बांगे दोहल ये ऐलान किया है कि 90 दिन में वो इलेक्शन चाहते हैं, पीएमएलएन नहीं चाहती। ये फर्क है दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू में? नहीं, कोई फर्क नहीं है। जब सीसीआई में सब लोग बैठते हैं और पीपल्स पार्टी भी बैठती है और पीपल्स पार्टी के वजीर आला भी तशरीफ लाते हैं, तो वहां ना कोई बांग थी ना कोई दोहल था। सब ने कहा जी कि हाँ ये जो नई मर्दमशुमारी हुई है इसे नोटिफाई होना चाहिए और इसके मुताबिक इलेक्शन होना चाहिए। कहां थी बांगे दोहल? आप बाहर निकल के आप कुछ भी कहते रहे, वहां आपने एक एग्रीमेंट किया है कि जी नई मर्दमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदी होगी और इलेक्शन होंगे। बाहर जाके आप पब्लिक कंजम्पशन के लिए, गैलरी के लिए आप कुछ भी कहते रहे, उससे कोई, हम नहीं कह रहे कि 90 दिन में ना हो बेशक। मैंने तो 90 दिन में नहीं कराने, इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं, वो करा सकता है तो जरूर कराए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा बयानिया वही है जो आज है, जो 10 दिन बाद है, जो 3 दिन बाद। सो नवाज शरीफ साहब फिर अक्टूबर में आ रहे हैं, इसका तो मतलब ये है कि इलेक्शन अक्टूबर में तो नहीं होने, उसके बाद ही आप क्या देख रहे हैं? क्या फरवरी में, जनवरी में उधर तक इलेक्शन जाते हुए देख रहे हैं? क्योंकि नवाज शरीफ साहब की वापसी का टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी इलेक्शन कैंपेन के साथ, तो आपकी पॉलिटिकल रीडिंग क्या है? क्या हम फरवरी के इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं? देखें, जो अब तक की हमारी तफसीलात सामने आई हैं, खुद इलेक्शन कमीशन की तरफ से आई हैं, जो कानूनी आईनी तकाजे हैं, देखें ना, हम 90 डेज का एक तकाजा जो है वो आइन का तकाजा है, बिल्कुल हम उसको मानते हैं और मानना चाहिए, और ना भी माने तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि आइन कह रहा है तो कह रहा है। इसी तरह आइन ये भी कहता है कि जब मर्दमशुमारी हो जाती है और उसके मुताबिक नई हल्का बंदियां किए बगैर आप इलेक्शन नहीं कराएंगे, ये भी आईनी तकाजा है। ये कोई 73 के आइन के अलावा कोई और आइन नहीं है, ना पीएमएलएन ने लिखा है ना किसी और ने लिखा है, उसी आइन में लिखा हुआ है जहां 90 डेज लिखे हुए हैं। लिहाजा इसको भी देखना है। तो हमारे ख्याल के मुताबिक अगर जनवरी में होते हैं या दिसंबर में होते हैं या फरवरी में होते हैं, मियां साहब का इंशाल्लाह हतमी प्रोग्राम बन गया है, वो अक्टूबर के वस्त के लगभग तशरीफ ले आएंगे और उसके मुताबिक अपनी कैंपेन चलाएंगे। पीपल्स पार्टी को तो अभी भी लग रहा है कि शायद वो अक्टूबर में भी पोस्टपोन कर दें। खुर्शीद शाह साहब ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि अक्टूबर के अंदर भी मियां नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे। ये क्यों लग रहा है कि शायद अक्टूबर को भी वापस ना आए? ये आज नहीं लग रहा, ये बहुत पहले भी लोगों को ऐसे ही लग रहा था, जब यहां सजाएं हो गई थी नवाज शरीफ साहब को और मरियम साहिबा को, और वहां बेगम कुलसूम नवाज जो थी वो बिस्तरे मर्ग पे पड़ी थी, तो भी बहुत से लोगों को और मीडिया के भी बहुत से चैनल्स को सुबह शाम यही पड़ी थी कि वो नहीं आएंगे, अब सजाएं हो गई, अब वो वहीं बैठेंगे। बट वो आ गए, जेलों में चले गए। इंशाल्लाह अब भी आएंगे अक्टूबर में, और उसमें ये सब अल्लाह पे मुनसर होता है। अगर कोई ऐसी रुकावट नहीं है तो वो आएंगे, और ये बातें जो पहले धरी रह गई थी अब भी धरी रह जाएंगी। सर पहले सितंबर की तारीख थी ना कि जब मौजूदा चीफ जस्टिस साहब जाएंगे, तो कोई बात नहीं, आगे पीछे होता ऑन बोर्ड था। उसके बाद तो सितंबर के, अक्टूबर, इसलिए मैंने पूछा कि ये फिर चेंज ऑफ प्लान हुआ ना। देखिए ना मारिया, चेंज ऑफ प्लान का हक तो होता है ना। एक शख्स को आप ये हक नहीं देते कि वो अपील कर सके। एक शख्स के लिए आप जेआईटी बना सकते हैं,
एक शख्स के लिए आप व्हाट्सएप कॉलें कर सकते हैं, उस शख्स को ये हक तो दें कि वो आने का प्रोग्राम अपनी मर्जी से तय कर ले, वो भी हमारी मर्जी के मुताबिक आएगा। सही सर, तो वो पीएम के कैंडिडेट के तौर पे वापस आ रहे हैं क्या? नून लीग का अगले इलेक्शन के बाद पीएम के कैंडिडेट नवाज शरीफ साहब? देखिए मारिया, वो मुस्लिम लीग नून के कायद की हैसियत से वापस आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की क़यादत करेंगे अपने इलेक्शन कैंपेन के अंदर। मुस्लिम लीग कहाँ खड़ी होती है इलेक्शन के बाद कुछ नहीं कहा जा सकता, और अगर मुस्लिम लीग कामयाब होती है और इस पोजीशन में होती है कि हुकूमत कायम हो सके, तो मियाँ साहब चाहे ना चाहे, जमात की ये ख्वाहिश है और मर्जी है, और ये मियाँ साहब को कन्वे भी किया जा चुका है कि हम ये चाहते हैं कि आप ये कहानी वहीं से शुरू हो जहां से ये सिलसिला टूटा था। 2017 के जुलाई में जिस तरह आपको निकाल बाहर किया गया था, हम चाहते हैं कि हम आपको उस मसनद पर बिठा दें। उसके बाद उनकी मर्जी है वो कितना अरसा वजीर आजम रहते हैं नहीं रहते, लेकिन ऑल डिपेंड्स ऑन द रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शन। और सर कानूनी रुकावटें भी तो है ना, वो भी उनको भी तो सॉर्ट आउट करना है। वहां पे भी कोई गारंटीज हैं, वहां पर भी कोई अश्योरेंसेज हैं कि ये कानूनी रुकावटें हट जाएंगी? देखिए, वो तमाम कानूनी रुकावटें जो हैं वो उनके पेशे नज़र हैं, वो आएंगे, और उन्होंने तो कभी किसी रुकावट की हेरा फेरी नहीं की। हर मुकदमा मेरिट पे लड़े, ना कभी कोई इस्तिस्ना चाहा, ना कभी कोई बहाना किया, ना कभी किसी के खिलाफ ट्रोलिंग की, ना कभी किसी जज के खिलाफ इस तरह की मुहिम चलाई जो आजकल चल रही है। वो आएंगे और जहां जो केसेस पेंडिंग है उनका सामना करेंगे, और जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उनको बर्दाश्त करेंगे। लेकिन सर कहीं ना कहीं कोई गारंटीज की बात भी राना सनाउल्लाह साहब ने कही कि भाई कोई गारंटीज मिली हैं, वापस आएंगे तो ये रुकावटें नहीं होंगी। मैं उस हवाले से पूछ रही हूँ, क्या वाकई कहीं गारंटी मिल चुकी है कि जब वापस आएंगे तो स्मूथ सेल होगा? वो भी आपको अक्टूबर में पता चल जाएगा, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो मीडिया फ्रेंडली शख्सियत हैं, कभी उनको भी बुला लें और खुद वो अपनी इस बात की तशरीह और तौज़ीह कर देंगे। मैं अगर करूंगा तो वो शायद कहें कि यार तुमने कुछ और कह दिया, मैं कुछ और कहना चाहता था। नहीं, अगर तो पॉइंट ऑफ व्यू सेम होगा तो सर इख्तिलाफ भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आएगा, वो सेम आएगा अगर कहीं कोई गारंटीज है। मैंने कहा सर आपसे पूछ लें। अच्छा, मरीम नवाज साहिबा मेरे इल्म में नहीं, आपके इल्म में नहीं, मरीम नवाज साहिबा भी एक्टिवली कैंडिडेसी जो है सीएम पंजाब की उसके लिए कंसिडर है की जा रही? नहीं, मैं कहता हूं जी कि कोई इस तरह के ओहदों की तकसीम नहीं हुई है, ना इस तरह के ओहदे जो हैं अभी डिस्कस हुए हैं। इलेक्शन में जाएगी जमात, सब अपना अपना हिस्सा डालेंगे। शहबाज शरीफ साहब उस मुहिम में होंगे, मरीम नवाज उस मुहिम में होंगी, नवाज शरीफ उसकी क़यादत करेंगे, बाकी लीडर्स अपने अपने हलकों में सरगर्म होंगे। नताइज क्या होते हैं, नताइज के बाद पार्टी बैठेगी, फिर देखेगी कि किसको क्या होना है और किसको नहीं होना है। अभी से कोई इस तरह का वो तय नहीं कर लिया गया है कि फलां सीएम है तो फलां पीएम है और फलां जो है वो कोई काबीना बन गई है, ऐसी सूरत हाल नहीं है। सर बैलेट पेपर के ऊपर आपको लग रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी? होना तो चाहिए, हर कोई ये बात कहता है, लेकिन पॉलिटिकल रीडिंग क्या है? क्या तहरीक इंसाफ के सरबराह तो हमें पता है जेल के पीछे हैं, वो नाअहली की तलवार और ये सारे मामला है, तहरीक इंसाफ बैलेट पेपर पे नजर आ रही है आपको? देखिए, बैलेट पेपर पे होना चाहिए और होगी, मेरा ख्याल है। ऐसी तो कोई बात नहीं है कि वो बैलेट को, क्योंकि पार्टी पे तो कोई पाबंदी नहीं लगी हुई, ना इलेक्शन कमीशन ने लगाई है, ना हुकूमत ने कोई इस तरह की अपील की है, ना कोई अदलिया से ऐसा फैसला आया है, तो वो तो होगी। अब जाहिर है कि वो लोगों में जाएंगे और वो अपना नामा अमाल बताएंगे जी कि हमने 4 साल आपके लिए ये किया है, और लोग फैसला करेंगे। पीपल्स पार्टी कहती है कि ये पीएमएलएन की ख्वाहिश है कि बैलेट पेपर के ऊपर ना हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये दुरुस्त है? ये कहीं ना कहीं किसी ख्वाहिश का इजहार? हमारी देखिए ना, अल्लाह ताला ने हमें जुबान दी हुई है, अल्लाह ताला ने हमें बोलने का सलीका भी दिया हुआ है, कुछ अल्फाज का चुनाव भी कर सकते हैं, इजहार भी कर सकते हैं। हमारी ख्वाहिशात की तर्जुमानी पीपल्स पार्टी कैसे कर रही है? हमें तो नहीं पता उनके दिलों में क्या है। हमारे दिलों तक वो कैसे पहुंच जाते हैं कि हमारी ये ख्वाहिश है? हमारी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है। मैंने पहले बता दिया कि हम सिर्फ और सिर्फ हमेशा से 90 से लेके अब तक अपनी कारकर्दगी के बल पर अवाम के पास जाएंगे। जिनके पास कुछ और है वो भी बताएं अवाम को कि हमने ये किया था आपके लिए और ये करेंगे। हम तो यही बताएंगे, हमारे पास इसके अलावा कुछ नहीं है। सिद्दीकी साहब, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी एक्ट, इसके बारे में बड़ी कंट्रोवर्सी थी। आपने देखा सदर साहब ने उस पर साइन नहीं किए, वो कहते हैं मैंने वापस भेज दी, मेरे अमले ने मेरी बात नहीं सुनी। वो उसके बिल की इस वक्त आपके नजदीक कानूनी हैसियत क्या है? क्या ये बिल बन चुका है? क्या ये कानून बन चुका है, या आप इसको देख रहे हैं कि अदालत में जाके इसकी अब तशरीह होगी, सुप्रीम कोर्ट बताएगी कि इस बिल की कानूनी हैसियत क्या होगी?
میں کوئی خبر دیکھ رہا تھا کہ سپریم کورٹ میں جو درخواست گئی تھی وہ انہوں نے کچھ اعتراضات لگا کے واپس کر دی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ صدر مملکت بھی پارلیمنٹ کا حصہ ہیں, یہ بل بھی پارلیمنٹ نے پاس کیے ہیں, تو یہ سارا کھیل تو پارلیمنٹ کا اپنا ہے. اس میں اگر عدالت آئے گی تو پتہ نہیں وہ کس حد تک اپنا کردار ادا کر سکے گی. تیسری بات یہ ہے کہ صدر مملکت کے اب چند دن رہ گئے ہیں, 9 کو انہیں جانا ہے, لیکن چونکہ نئے صدر نہیں آ سکیں گے, اسمبلی نہیں ہے, تو وہ کنٹینیو کریں گے. لیکن 5 سال انہیں ہو گئے. 5 سال میں مجھے یہ بتا دیں کہ انہوں نے کتنے بل اس طرح سے واپس کیے ہیں جس طرح سے یہ 2 بل واپس کیے. کوئی ایک بل بھی اس طرح انہوں نے واپس نہیں کیا. 40 45 بل پی ٹی آئی کے ایک دن کے اندر پاس ہوتے رہے. اگلے دن انہوں نے آنکھیں بند کر کے ٹھپے لگائے. 77 آرڈیننسز الوی صاحب نے جاری کیے, جو ریکارڈ ہے پاکستان کی ہسٹری کا. ماریا, ایسے صدر کو یہ نہیں پتا ہے کہ آرٹیکل 75 کیا کہتا ہے. 2 چیزیں کہتا ہے, یا آپ منظور کرو اس کو, یا اعتراض لگا کے میسج کے ساتھ, واضح پیغام کے ساتھ واپس کرو. نہ آپ منظور کر رہے ہیں, نہ آپ اعتراض کر رہے ہیں, نہ کوئی پیغام دے رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں نا, خود کھیل قانونی بھام رکھا, اور یہ کھیل کا زمانہ نہیں. سر یہ تو قوانین چلیں, پھر بھی اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. جو باقی قوانین ہیں بڑی تیزی سے پاس کیے گئے, آپ نے تو اس کے خلاف آواز بھی اٹھائی ہے. بہت سارے اور آپ کے اتحادی, آپ کی جماعت کے لوگ, حکومت, اپوزیشن اپنی اپنی ذاتی حیثیت میں تو ان کے اوپر اعتراض کر رہے تھے, لیکن وہ بل پھر پاس ہو گئے. اور اب کون ذمہ دار ہوگا پارلیمنٹ کو, جمہوریت کو اس طرح کی قانون سازی سے کمزور کرنے کا, عرفان صدیقی صاحب؟ بیکاز جب 2013 کی اسمبلی ختم ہوئی تھی, 2008 سے 13, تو کانسٹیٹیوشن کو مضبوط کر کے اٹھے تھے آپ لوگ. اب جو اسمبلی برخاست ہوئی ہے, بڑا کانسٹیٹیوشن کو ویک کر کے یہ آپ لوگ نکلے ہیں وہاں سے. جی ماریا, دیکھیے میں جزوی طور پر آپ کی بات کو مانتا ہوں. آخری دنوں میں بڑی تیز رفتاری کے ساتھ قانون سازی ہوئی ہے, جو ٹھہراؤ کے ساتھ اور سباؤ کے ساتھ اور ٹھنڈے دل کے ساتھ ہونی چاہیے. لیکن ایسے ہی ہوتا ہے, جیسے ابھی میرا پروگرام ختم ہونے کے قریب ہوگا, میرا چنک, تو آپ کہیں گے اوہو یہ سوال بھی رہ گیا, یہ بھی رہ گیا, یہ بھی رہ گیا. تو جب پیریڈ اسمبلی کا بھی ختم ہو رہا ہوتا ہے تو ایسی ہی آپادافی ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ جن قوانین پہ میں نے مثلاً کھڑے ہو کے اعتراض کیا اور کچھ لوگوں نے کیا, وہ قانون ڈراپ کر دیا گیا. وہ مان لیا گیا جی کہ یہ پارلیمنٹیرین کا جو اعتراض ہے وہی ٹھیک ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح یہ جو قوانین ہیں جو صدر صاحب نے واپس کیے ہیں, یہ جب قومی اسمبلی سے منظور ہو کے ہمارے پاس آئے تو ہم نے بہت اعتراضات کیے, اور وہ سارے اعتراضات ترامیم کر کے ہم نے واپس بھیجا قومی اسمبلی کو, اور دوبارہ پاس ہوئے. تو ہم جو اپنا ایک رول ہے وہ حتی الامکان ادا کرتے رہے ہیں. لیکن کرائسس بھی تو دیکھیں نا, حالات بھی تو دیکھیں نا, ایسی چیزیں بھی تو ہوئی ہیں نا ہماری تاریخ کے اندر. ایکسپٹ کرنے سے الیکشن نہیں ہو جائیں گے نا. پی ایم ایل این ایکسپٹ کر لے یا ساری جماعتیں بھی صدر صاحب کی بات مان لیں تو الیکشن نہیں ہوں گے نا, کیونکہ ان جماعتوں نے تو الیکشن نہیں کرانے. الیکشن کرانا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. اگر صدر کی رائے سے الیکشن کمیشن اتفاق کرتا ہے, جس کی یہ اتھارٹی ہے, آئین جس کو یہ حق دیتا ہے, پھر ٹھیک ہے, ہو جائیں گے. اگر صدر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں تاریخ نہیں دینی چاہیے اور اپنا جو ایک وقار ہے اپنے منصب کا, اسے برقرار رکھ کے یہ معاملہ الیکشن کمیشن کے سپردی رہنے دینا چاہیے, تو میرا خیال ہے وہ زیادہ مناسب ہوگا. لیکن وہ تاریخ دے دیں گے, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, اور انہیں یہ کوئی اس کا احساس نہیں ہوگا کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں. بہت شکریہ عرفان صدیقی صاحب, ہمارے ساتھ پروگرام کے موجود تھے. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے سینئر لیڈر پاکستان پیپلز پارٹی خورشید شاہ صاحب سے گفتگو کریں گے. بریک کے بعد آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پروگرام کے سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہے خورشید شاہ صاحب, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی. بہت شکریہ شاہ صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سر سب سے پہلے تو سب سے اہم مسئلے کے اوپر بات کر لیں. آپ کے علاقے میں بھی میں پڑھ رہی تھی, لوگوں نے احتجاج کیا. نیر بخاری صاحب کی تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ آئی ہے کہ پیپلز پارٹی اب فارملی احتجاج جو ہے اس کی طرف بڑھ رہی ہے بجلی کے بلوں اور مہنگائی کے خلاف. لیکن یہ احتجاج ہوگا کس کے خلاف؟ کیونکہ ابھی پچھلی جو حکومت تھی اس میں تو پی ڈی ایم, اتحادی, آپ, پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این سب لوگ تھے. تو یہ احتجاج کا نشانہ کون ہے؟ یہ کس کے خلاف احتجاج کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیں ماریا, مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایشوز ہیں اس ملک میں بہت. احتجاج کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ لڑائی مار دھار کر کے کسی کے خلاف کیا جائے. احتجاج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ متوجہ کرنا کہ اب لوگ جو ہے وہ باہر نکل رہے ہیں, اس سے کوئی نقصان نہ ہو جائے اور کوئی پرابلم کریٹ نہ ہو جائے. اس لیے ریاست کو سوچنا چاہیے, حکومت کو سوچنا چاہیے کہ اب کیا کرنا چاہیے. میری
ایک رائے ہے آپ کو بھی اور دوسرے حضرات جو آتے ہیں آپ کے پروگرامز میں، اب ماضی کو چھوڑ کے ہمیں تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہیے. میں جب بھی پروگرام سنتا ہوں جس کے بھی، اور آپ لوگوں کو بھی، کہ آپ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ کل یہ ہوا، کل یہ ہوا، کل یہ ہوا، کل یہ ہوا، اب کیا ہو. دیکھیں جو ہو گیا سو ہو گیا. ملک جن حالات سے گزر رہا ہے، ملک جو جتنے کرائسس سے گزر رہا ہے، ریاست کو جتنی ڈیفیکلٹیز سامنے ان کو ہمیں دیکھنا چاہیے، ان کو ہمیں محسوس کرنا چاہیے، اس کے لیے پلاننگ کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ اب تو حکومتیں جو بھی تھیں وہ اپنا ٹینیور پورا کر کے چلی گئی، کوئی بیچ میں چلے گئے، کوئی اینڈ تک چلے. صحیح. شکر ہے کہ ایک ٹینیور پورے ہو رہے ہیں، کمپلیٹ ہو رہے ہیں. پرائم منسٹر کمپلیٹ ہو نہ ہو مگر ٹینیور کمپلیٹ ہو رہے ہیں. اب دیکھنا یہ کہ آئین کی پاسداری کون کر رہا ہے. شاہ صاحب وہ اس کی طرف بڑھوں گی، اس کی طرف میں بڑھوں گی، چونکہ آپ نے کہا نا ماضی میں دیکھنا نہیں ہے. مسئلہ یہ جب الیکشن کے لیے جائیں گے تو وہ ماضی کی رپورٹ کارڈ کے اوپر ہی تو لوگ ووٹ دیں گے آپ کو. تو جب بجلی کے بل اور یہ ساری قیمتیں بڑھیں گی تو اس کے بارے میں لوگ پوچھیں گے. تو صحیح، ابھی آپ ہلکے کی سیاست کرتے ہیں، مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. سو ماضی اتنی آسانی سے بھلایا جائے گا نہیں. یہ سوال پوچھیں گے لوگ کہ بھئی یہ کیوں ہوا. دیکھیں یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اس کے ساتھ اور مسائل بھی بہت ہیں، اور آپ کس مسائل سے نکل کے کس مسائل میں پھنسیں گے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آگے جانا چاہیے، آگے کے لیے بہتری سوچنا چاہیے. یہ مسئلے اور بھی آگے بڑھیں گے، بجلی کے بل اور بھی اوپر جائیں گے، پرائسز پیٹرول، ڈیزل، ڈالر، سونا، جو چیز بھی ریلیٹڈ ہے اکانومی کے ساتھ، یہ اور بھی اوپر جائیں گے. گندم ہوئی، چینی ہوئی، دالیں ہوئی، گھی ہوا، یہ اور بھی اوپر جائیں گے. کیونکہ انٹرنیشنل جو کرائسس ہیں اس کا اگر 10% بھی ہمارے اوپر فرق پڑے تو ہمارے اوپر یہ سمجھ لو کہ 1000% فرق پڑ گیا. صحیح. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. ابھی سب سے اہم چیز یہ ہے ماریا کہ ہمیں الیکشن میں جانا ہے، اور کب جانا ہے، کیسے جانا ہے، اس کا فیصلہ پریزیڈنٹ کرے گا یا اس کا فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا. آپ کے نزدیک کون کرے گا؟ پریزیڈنٹ کریں گے یا الیکشن کمیشن کریں گے؟ یہ اس پہ کلیئرٹی کیا ہے آپ لوگوں کی؟ اس مرتبہ بڑا کلیئر ہے کہ الیکشن کمیشن کو پاور دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. پریزیڈنٹ کے پاس پاور نہیں ہے، تو اس لیے یہ الیکشن کمیشن کو ڈیٹ دینی چاہیے. یہ کانسٹیٹیوشنل ریسپانسبلٹی الیکشن کمیشن کی ہے. ٹھیک ہے. اور صدر تو خوش نصیب ہے کہ بچ گئے. آئین کی وائلیشن اگر 90 ڈیز سے ہٹ کے آگے جاتی ہے تو وہ ریسپانسبلٹی الیکشن کمیشن کی ہوگی. صحیح. کوئی بھی شک ایسی نہیں ہے جو الیکشن کمیشن کو یہ کہے کہ جو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے اس کو پامال کیا جائے اور اپنی مرضی سے آگے بڑھا جائے. آئین کو اوورٹیک نہیں کوئی کر سکتا. پارلیمنٹ ہی کر سکتی ہے، پارلیمنٹ اب ہے نہیں. تو سر لیکن اس کے اوپر ڈس ایگریمنٹ ہے پی ایم ایل این کا اور آپ کا. آج بھی ابھی عرفان صدیقی صاحب پچھلے سیگمنٹ میں تھے، انہوں نے کہا آپ کو معلوم تھا کہ جو آپ ووٹ دے رہے ہیں اس کے بعد حلقہ بندیاں ہوں گی اور یہ الیکشن آگے جائیں گے. یہ وہاں بات ہوئی، اس پہ ایگریمنٹ ہوئی، باہر آ کے آپ لوگ سیاست کر رہے ہیں. نہیں، کوئی سیاست نہیں ہے. ہم خالق ہیں آئین کے، ہم خالق ہیں 18ویں ترمیم کے. آئین جو بنا ہے وہ پیپلز پارٹی اور دوسری پارٹیوں کے ساتھ مل کے پارلیمنٹ نے متفقہ طور پہ بنایا ہے. آئین سے بالا کوئی نہیں ہے. ہم متفق ہوں یا نہ ہوں، میری اپنی رائے یہ ہے کہ آئین کے تحت 90 ڈیز سے اوپر ہم نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے. ہم لوگوں نے یہ 11 تاریخ کو 13 تاریخ کو ڈیزالو کیوں نہیں کی؟ مجھے آپ بتائیں کہ ہم نے 13 تاریخ کو یہ ڈیزالو کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ 13 تاریخ کو بائنڈنگ ہو جاتی 60 ڈیز. ٹھیک ہے. ہم نے 11 تاریخ کو اس لیے ڈیزالو کیا کہ ہمیں 90 ڈیز کا ایک گیپ مل جائے گا، 1 مہینے کا، جس کے اندر ہم ڈیلیمیٹیشن بھی کر جائیں گے. صحیح. یہ ہے بات اصل.
तो अभी ये पॉसिबल है सर कि 90 दिन के अंदर डीलिमिटेशन हो जाए, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने तो फरवरी की डेट दे दी, उन्होंने कहा एस्टैब्लिशमेंट भी ऑन बोर्ड है, सबसे बात हुई है। राजा रियाज साहब कहते हैं कि उनके बड़ों ने, यानी कि बड़े वही हैं जो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ वो जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने भी तय कर लिया। ये तो फरवरी के इलेक्शन के ऊपर ये सारे फरीक ऑन बोर्ड है सिवाय आपके। देखें, एस्टेब्लिशमेंट जो है वो आइन से बालातर तो नहीं है, मुझे आप बताएं। एस्टेब्लिशमेंट कहे तो ये करो, एस्टेब्लिशमेंट कहे तो ये करो। सही। जब तक आप आइन की पासदारी नहीं करेंगे, आइन के तहत नहीं चलेंगे, तो यही बिजली के बिल, यही पेट्रोल के बिल, यही डॉलर, यही इकोनॉमी आपकी डिस्ट्रॉय होती जाएगी। दो चीजों पे अमल करें आप। मैं 35 साल से पार्लियामेंट के अंदर हूं। हम तब इन प्रॉब्लम में फंसे हैं कि हमने कभी आइन को अदालतों के मातहत कर दिया है, कभी हम एस्टेब्लिशमेंट के मातहत कर दिया है, अपने फैसले करके फिर थोपते हैं हम आइन के ऊपर। जनाब, पार्लियामेंट को जब तक सुप्रीम नहीं मानेंगे, सही, अदालतें अपनी मर्जी से फैसले करेगी, अदालतें अपनी मर्जी से आपको ताबे बनाएगी, तो फिर प्रॉब्लम यही आएंगे। रियासत सर पीएमएलएन ने तो तय कर लिया सर, अक्टूबर में नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। सर अक्टूबर में नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, उसके बाद वो आके कैंपेन चलाएंगे और उन्होंने टाइमलाइन तय की है इंशाल्लाह ताला। अक्टूबर तक तो इलेक्शन नहीं है एक्सपेक्टेड। इंशाल्लाह ताला अक्टूबर में आए या नवंबर में आए या दिसंबर में आए या सितंबर में आए, मेरी दुआ है कि नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाए। वाकई उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बावजूद बीमारी के अगर वो आते हैं तो अच्छी बात है, मगर क्योंकि उनकी बीमारी है, उन बीमारी की वजह से मुझे थोड़ा शक है कि शायद वो ना आए। आते हैं तो खुशी की बात है, इससे बढ़कर क्या चाहिए, इससे बढ़कर कौन सी सियासत चाहिए कि वो अपनी बीमारी में भी वो पाकिस्तान की जमहूरियत को सर बीमारी बेहतर हो गई, वो कानूनी रुकावटें खत्म हो गई हैं, वो सियासी मुखालफिन जेल में चले गए हैं, अब काफी हद तक वो बीमारियां और ब्लड उससे रिलेटेड चीजें बेहतर हो गई हैं, इसलिए शायद आ रहे हैं। देखें, आप उनको मजाक उड़ा के ये कह रही है कि उनकी बीमारी, ये जो थे मुखालिफ थे। जी सर, ये मैं नहीं कह रही, उनकी अपनी जमात के लोगों ने कहा कि कानूनी हर्डल्स की वजह से नहीं आ रहे, इसी में उन्हीं को कोट कर रही हूँ। जी देखें, मुझे दुख होता है उनके लोगों के इस जवाब पे कि अपने लीडर को वो मलाइन कर रहे हैं कि वो उनके लीडर ने झूठ बोला है, गलत बयानी की है, गलत बयानी से बाहर गया। नहीं, ऐसी बात नहीं थी, वो बीमार था, वो बीमारी से ही गए थे, वो बीमारी की वजह से रुके हुए थे, अभी तक बीमारी की वजह से रुके हुए हैं, वो किसी से डर के नहीं गए थे। ये तो उनके लोग हैं जो उनको मलाइन कर रहे हैं। सही, मैं तो उनको मलाइन नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी इज्जत कर रहा हूं। सही, बहुत शुक्रिया। खुर्शीद शाह साहब हमारे साथ प्रोग्राम पे मौजूद थे, वो कह रहे हैं कि उम्मीद करते हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आए, लेकिन ऐसा होता लग नहीं रहा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है इस वजह से। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे फातिमा जो है खैरपुर की, उसके हवाले से बात करेंगे। लगता है कि वो तमाम लोग जो मुल्जिमान हैं वो छूटने में कामयाब हो जाएंगे, जैसा कि होता है पाकिस्तान में हमेशा इंसाफ के निजाम के साथ। ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। रानीपुर की फातिमा 10 साल मुलाजमा को तशद्दुद और रेप करने के बाद कत्ल कर दिया गया। उसकी वालदा कहती है कि उन पर सुलह करने का दबाव है, और ऑडेसिटी देखें आप इस निजाम के अंदर के कौन आता है उन पीर साहब की हिमायत के लिए, कच्चे के डाकू, यानी वीडियो जारी करते हैं और कहते हैं कि घर वालों को शदीद थ्रेट्स करते हैं, धमकियां देते हैं और कहते हैं कि पीर साहब की हिफाजत ये डाकू करेंगे। जरा ये सुनिए। एसपी जा उहे भाग्या कंदा नाजायज़ी तो उन्हीं जो एसपी जिम्मेवार रहंदो। इहो हरू भरू जहिड़ा एसपी न पथारे तो सुठी ॻाल्हि आहे। असां अठनि हाली ख़ामोश आहियूं, पीरनि सां जे करी वरी भी पिया साईं असां का भी कयाऊं। बात करेंगे, हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब है, निगरान वजीर इत्तलात सिंध है। ये फातिमा के हवाले से पूरे मुल्क में जितनी ज्यादा गुस्सा, गम और इंसाफ हासिल करने के लिए एक अर्ज होनी चाहिए थी, वो में नजर नहीं आती है। ब्रिगेडियर साहब, अब प्रॉब्लम ये है कि मीडिया की नजर जब इधर उधर होती है तो पीछे फिर इंसाफ के निजाम को ये लोग सबटाज कर लेते हैं, इसको मैनिपुलेट कर लेते हैं। अब फातिमा और उसके घर वाले बेचारे गरीब हैं, पावर डायनामिक्स उनके हक में नहीं है, उधर डाकू भी आ गए, पीर साहब भी आ गए, कुछ सुना है कि दबाव भी है, वो कोई पैसे की बातचीत भी हो रही है, ये लोग बाहर आ जाएंगे। क्या हुकूमत क्या कर रही है? हाउ आर यू मॉनिटरिंग दिस केस?
ماریا بیسیکلی آئی ایم نگراں وزیر داخلہ سندھ. جی سوری مائی مسٹیک. جی سیکنڈ یہ ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس پہ بالکل زیرو کمپرومائز ہے, زیرو ٹالرنس. آئی ایم گیونگ مائی ورڈز, ٹھیک ہے, نہ کمپرومائز ہونے دیں گے. اگر کمپرومائز ہوں گے ایون دین وی ول اسٹیٹ اس کے خلاف کاروائی کریں. چھوڑی جیسے شاہ رخ ستوئی کا آپ کو یاد ہوگا کیس, تو ہم اس میں بھی انوالو کریں گے. سیکنڈ, ہم نے سارا فورینسک کر لیا ہے, پرزرو کر لیے جتنی کرائم سین کی ایویڈنس تھی, بیڈ شیٹس, اس کے بعد پلو, اس کے بعد ڈی وی آر جو تھا وہ ہم نے پورا لے لیا ہے, وہ ہم نے سارا کر لیا ہے. اس کے بعد اس کو تو ہم نے اسد اللہ شاہ کو تو فوراً ہی اریسٹ کر لیا تھا. اس کی بیوی ہنا شاہ جو ہے نا وہ نیکسٹ ڈے بیل وہ چھپ گئی اور اس نے بیل لے لی, اور پھر ابھی دوبارہ 1 ہفتے کی بیل ایکسٹینڈ کرائی. ہمارے کچھ چیزوں پہ جوڈیشری کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمیں ایسے موقع پہ بیل دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے. لیکن خوشی کی بات ہے کہ ہم نے اس کے ڈرائیور کو پکڑ لیا, کل اس سے ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ اس کو کہاں چھوڑا ہے, کس کے پاس چھوڑا ہے, تاکہ وی آر ریچنگ اوور دیئر. وی ول انشاءاللہ اس کیس میں ہم نے بڑی اچھی JT بنائی ہے, کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. ہر لمحہ والا آئی بریف اپنے یہ تمام میڈیا کو بھی بریف کریں گے, سب کو کریں گے, تاکہ کوئی اس میں لیپس نہ ہو. میں پرسنلی اس کو سپروائز کر رہا ہوں, میری بڑی کلیئر انسٹرکشن سیم گوز فار IG نے بھی بڑی کلیئر انسٹرکشن دی ہوئی ہیں. پھر آفٹر DIG کے انشور کریں کہ اس کے بعد ہم نے ایون اس کو یہاں سے رانی پور پولیس اسٹیشن شفٹ کر کے خیرپور میں لے گئے ہیں, اور A ٹائپ پولیس اسٹیشن ہے جہاں جس کے سامنے ASP کا آفس ہے, وہاں تک نظر بھی رکھیں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. کوئی اس میں کمپرومائز نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ ابھی اس کی FIR سے ہم نے ان کو ECL پہ بھی ڈال دی ہے, اس کی بیوی کو بھی ڈال دی ہے, صرف کہ وہ بھی نہ جا سکیں. اور اس کے بعد JIT بڑی اچھی ہم نے بنائی ہے, دے آر گوئنگ ٹو ڈو اٹ, اور پھر اس کو پراپر چلانا. لیکن بریگیڈیئر صاحب یہ فاطمہ تو ہے, مسئلہ ایشو ہے کہ وہاں پہ اور بچیاں بھی تھیں. یہ چونکہ وہاں کا کلچر ہے, یہ اوور آل پھر کیا وہ جو بچیوں کو چلے گیا آپ ریکور بھی کر لیں گے, لیکن ہاؤ ول وی انشور کہ یہ آگے نہ ہو, اور ان کے بارے میں کیا کوئی ڈیٹا ہے, کوئی معلوم ہے کتنی بچیاں ہیں, کس حالت میں ہیں, کہاں ہیں, وہ واپس جا رہی ہیں گھر میں, باقیوں کا کیا؟ 3 اس میں جو تھی نا بڑی لڑکیاں اور لیڈیز تھیں, 7 مائنر تھے, وہ بھی ہم نے ریکور کر کے لواکی کا واپس پٹ کیے ہیں. لیکن یہ ان کا روایت, ایک ابھی بھی جو گرل ہے وہ مسنگ ہے, اس کا بھی ٹرائنگ پیرنٹس کو کر کے اپروچ کر کے, اگر وہ 1 سال سے بھی غائب ہے تو بہت شی رینوے بھی سامن, یا شی واز مرڈرڈ اینڈ شی از بریڈ سم ویئر. وی آر ٹرائنگ ٹو گو ان ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اور ابھی انوالو میں نے کہا DIGs کو اور IG کو کوئی ایسا سسٹم انوالو کریں کہ جو بچوں کو پیروں کے گھر چھوڑ دیتے ہیں, جی وہ مرید ہیں, جی بڑا دعا ملے گی, ایسے پرندوں کے پاس تو نہیں جانا چاہیے. صحیح. اور پھر یہ ایسے لوگ جو ان کی دیکھیں, ہمیں یہ بھی ہم یہاں تک جا رہے ہیں جو ڈارک ویب ہے کہیں, اس کے لیے تو یہ پیسا کوئی ایکشن نہیں کرتے. ٹھیک ہے, یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں جس حالت. چلے سر, میں چاہتی ہوں کہ اس کیس پہ آپ نظر رکھیں, ہم بھی فالو کریں گے, گاہے بگاہے آپ سے اپڈیٹ اس حوالے سے لیں گے, بیکاز فاطمہ کی جو کیس کا جو ویڈیو ہے وہ بہت دل خراش ہے, دیکھی نہیں جاتی, اور اس کو انصاف نہ ملا تو ہم کبھی بھی اپنے آپ کو خود معاف نہیں کر سکیں گے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولے گا, خیال رکھیے, خدا حافظ.